नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो या अन्य जानकारियां ज्योतिष संबंधी हो, समय समय पर हम आप लोगों के लिए प्रसारण उनका करते रहते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं, ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, तो प्रतिफल आपके हाथों में रहता है, आपको अवश्य ही मिलता है। इसकी पुष्टि हमारे द्वारा या किसी भी ज्योतिषियों द्वारा जो चैनल पे प्रसारित एपिसोड है उनके कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। जो अच्छे ज्योतिषी हैं, जो अच्छी जानकारी देते हैं, आप देख सकते हैं। लोग उनको आजमाते हैं तो प्रतिफल अवश्य होता है। आप हमारे चैनल पे जाके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर आए हैं कि किस तरह से हम जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण कर अपने लिए सटीक रत्न और सटीक उपाय हम जान सकते हैं। यह जन्म हमारे पास वैसे प्रतिदिन पत्रिकाएं दिखाने के लिए लोग के कॉल आते हैं, लोग पत्रिकाएं दिखाते हैं हमें। शुल्क रहता है, उचित शुल्क ही लिया जाता है जानकारी के अनुसार। तो इसमें से हमने एक ऐसे ही एक नंबर ट्रेस कर उसमें जो जानकारी मिली हमें, यानी कि जिस व्यक्ति की भी है ये, तो इसका नाम ओपन हम नहीं करेंगे, तो हमने यह निकाला नंबर से। तो इनका हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद में हम यह निकालेंगे कि इसका बेस्ट रत्न कौन सा है और क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या इस जन्म पत्री का एक संक्षिप्त निचोड़ जो कि हमें संतुष्ट कर सके, वो हम आप लोगों को बताएंगे। विस्तार पूर्वक अगर हम इसमें लेने के लिए जाएंगे तो ये 1 घंटे से ऊपर की बात चली जाएगी। तो हम इसे संक्षिप्त तौर पर देखेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1983 की। यह डेट है जन्म की। टाइम है 9:30 PM, यानी कि शाम का, रात्रि का 9:30। और ये जगह का पूरा नाम नहीं आ पाया, यह है हरिहरगंज। यह झारखंड में एक जगह पड़ती है, हरिहरगंज। तो वह वहाँ के जातकों ने हमें पत्रिका दिखाई होगी, तो ये हमने व्हाट्सएप नंबर को पूरा ऊपर से नीचे तक, ऊपर तो एक नंबर ट्रेस किया, तो उसमें जो विवरण मिला उससे हमने बनाई, ताकि कोई यह ना कह सके कि ये वो है। तो ये जो जन्म पत्रिका है, ये इसमें आप देख रहे हैं धनु लग्न की यह जन्म पत्रिका है और राशि मकर राशि है। मकर राशि यानी कि राशि के स्वामी शनि और लग्न के स्वामी बृहस्पति। राशि के स्वामी शनि जो कि धनेश भी है, तृतीयेश भी है, लाभ भाव में उच्च के बैठे हैं। तो और लग्न में केतु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, अष्टम शुक्र है और भाग्येश और पंचमेश होकर सूर्य व मंगल छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव में दशमेश व सप्तमेश बुध बैठे हुए हैं। तो अब हम से सामान्यतः सीरियल वाइज देखते हैं। भाग्येश होकर सूर्य का छठे स्थान पर बैठ जाना, यानी त्रिक भाव में से एक भाव में बैठ जाना, कमजोर माना जाता है। यानी कि भाग्य के मामले में ऐसा जातक थोड़ा सा कुछ कमजोर रहता है। मेहनत, अथक प्रयास उसे सफलता आदि नहीं दिला सकती है। दूसरा, पंचमेश होकर मंगल भी उसके साथ बैठ गए हैं, विद्या बुद्धि के स्वामी एवं व्ययेश भी हैं। तो ये भी छठे स्थान पर बैठ गए हैं। तो इसलिए थोड़ा बुद्धि, एजुकेशन आदि में भी रुकावट, या एजुकेशन से वो लाभ नहीं मिल पाना जिस लाभ के हम अधिकारी हैं, जो लाभ के लिए हम प्रयासरत हैं, वो लाभ नहीं मिल पाना, क्योंकि छठे स्थान पर मंगल का बैठ जाना पंचमेश होकर, और एक स्थान पर व्यय यानी खराब भाव के स्वामी, अब व्यय यानी हानि करा देने वाले हुए, विद्या बुद्धि आदि में हानि कराकर छठे स्थान पर कोई इस तरीके का रोग, कोई फ्रैक्चर हो जाना कभी, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हेल्थ वाइज क्रिएट हो जाना, एलर्जिकल प्रॉब्लम, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम, जॉइंट संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य मंगल का योग ऐसा यहाँ पर को बताता है। लेकिन साथ ही साथ त्रिकोण के स्वामी अगर छठे स्थान पर चले जाए तो ये गुप्त विपरीत राजयोग बनाते हैं। गुप्त राजयोग एकदम से व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है, जो 100 में से एक व्यक्ति होता है, यार कैसे हो गया इसके साथ, इसको तो एकदम से सब कुछ मिल गया, भाग्य का बड़ा धनी है यार, इससे बड़े बड़े ब्रिलियंट आगे वैसे के वैसे रह गए। ऐसा योग भी बनाने वाला यह रहता है, क्योंकि लग्नेश होकर और सुकेश होकर बृहस्पति भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं मंगल के घर पर। अब दूसरे ग्रह को देखते हैं, चंद्रमा। सूर्य के बाद मंगल की तो हमने व्याख्या कर ली। चंद्रमा जो कि अष्टमेश होकर धन भाव में बैठे हैं, ये भी मारक भाव है, ये भी मारक भाव है। तो चंद्रमा कुछ जातक के लिए कमजोर है।
होने के लिए धन के मामले में व्यक्ति काफी चंचल रहता है, और व्यक्ति का धन आता है चला जाता है, जितना धन आएगा जाते रहेगा। चंद्रमा इस तरीके का रखता है। थोड़ा परिवार के साथ विचारों में कमी, मित्रों के साथ वो ट्रस्ट, वो विश्वास नहीं, कि जैसे घनिष्ठ मित्र होता है, सुख दुख जिससे कहा जाता है, जिससे विपरीत समय में मदद की आकांक्षा हम कर सकते हैं, अपेक्षा हम रख सकते हैं। तो ऐसे चीजों का अभाव चंद्रमा अवश्य यहाँ पर को करता है, क्योंकि अष्टमेश भी है और एक प्रकार से शत्रुग्रही है। हो सकता है पंचदा मैत्री में या मित्र ग्रही या सम कुछ निकल के आए। तो चंद्रमा एक सामान्य ग्रह है। सूर्य थोड़ा सा सामान्य के साथ पीड़ादायक ग्रह है। तो मुख्य जो दो ग्रह हैं जातक की कुंडली में, वह पीड़ादायक व कष्टकारी ग्रह है। तीसरा ग्रह मंगल भी सामान्य व कहीं ना कहीं कष्टदायी ग्रह है। लेकिन विपरीत राजयोग, दशा अंतरदशा में आना, गोचर में योग बना लेने से उस समय पे कोई चीजों का बड़े रूप में लाभ देना, ऐसा इनका रहता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध जन्म कुंडली के सप्तमेश यानी कि पत्नी के भाव के स्वामी है इनके, ये पुरुष की कुंडली है, पत्नी के भाव के। और दसमेश यानी रोजी रोटी के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा, हमारी रोजी रोटी कैसी रहेगी, दसम भाव व सुख भाव चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर को बुध का पंचम में बैठना, व्यक्ति अपनी कुछ न कुछ टैलेंट की वजह से, कुछ विशेष टैलेंट की वजह से व्यक्ति पैसा कमाता है। ऐसा टैलेंट मतलब जाता है कम लोगों में होता है, तो ऐसी व्यक्ति के अंदर विशेषता रहती है। और व्यापारी ऐसा व्यक्ति ज्यादा रहता है, व्यापारी यानी बिजनेसमैन, क्योंकि राहु भी उसके एक घर में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कोई व्यापार करे, कोई रिस्की व्यापार जिसमें जोखिम हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यापार में सफल रहता है। और किसी बैंकिंग, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग आदि के बिजनेस में, या जंगल से संबंधित कोई कार्य, लकड़ी से संबंधित कोई कार्य, ऐसे कार्यों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो बुध एक प्रकार से फिर भी दसवें होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, सामान्य व सुफलदायी ग्रह है। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि लग्नेश और सुकेश होकर द्वादश में मंगल के घर में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति द्वादश यानी कि विदेश से संबंधित चीजों से लाभ कमाता है। जो जिन चीजों का निर्माण विदेश में होता हो और यहाँ पे आ रहा हो उससे, जैसे मोबाइल है एग्जाम्पल के लिए, बाहर से बनता है यहाँ पे आता है, लोग उसको बेचते हैं। तो व्यक्ति के लिए जीवन में ऐसी चीजों से लाभ देवगुरु बृहस्पति दिखाते हैं। घर से दूर, जो मूल स्थान होगा उससे दूर व्यक्ति का निवास रहता है, जीवन यापन व्यक्ति घर से दूर करता है। वहीं पर को अपने रहने के लिए झोपड़ी, जिसे हम कहते हैं अपने लिए मकान आदि बनाना, वह व्यक्ति अवश्य ही ऐसी स्थिति में निर्माण करता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो कि जन्म कुंडली के षष्ठेश है और लाभेश हैं और अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी कि जिंदगी में व्यक्ति को षष्ठेश यानी रोगेश, रोग देने वाले, और अष्टम भाव में कुछ ऐसे रोग से पीड़ित कर देते हैं कि जिस रोग के हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पाता। और विशेष तौर पर शुक्र से संबंधित, त्वचा संबंधित रोग शुक्र देता है। लिक्विड की शरीर में कमी हो जाने, जल से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो शुक्र ग्रह देते हैं। तो शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। और लाभेश होकर अष्टम में चले जाना व्यक्ति को बहुत से जीवन में 70% सिचुएशन ऐसी रहती है जहां पर व्यक्ति लाभ से वंचित हो जाता है, जो कि उसका वास्तविक और सच्चा लाभ उसे मिलना चाहिए, उस लाभ से वंचित करने वाले शुक्र होते हैं। अष्टम भाव में चले गए, कहीं ना कहीं वो लाभ, कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में पैसा लगाने वाले, स्वास्थ्य में या फालतू जगह पे पैसा खर्च करवाने वाले शुक्र ग्रह है। अब बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह की स्थिति कैसी स्थिति है कि जो जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। धनेश है, मार्केश भी है, तृतीयेश भी है, राशि के स्वामी है, लाभ भाव में उच्च के बैठे हैं। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी रहे, व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और एक सच्चा मित्र जैसे चंद्रमा बैठे हैं, एक सच्चा मित्र गुप्त तौर पर कभी भी व्यक्ति की मदद कर सकता है, ऐसा इसमें मिलेगा, क्योंकि शनि का उच्च राशि में बैठना। वैसे चंद्रमा का इस स्थान पर बैठना मित्रों में ट्रस्ट नहीं, कोई सच्चा मित्र का अभाव, ऐसा बताता है व्याख्या में। लेकिन कहीं ना कहीं राशि का स्वामी होने का बल, धनेश होने का बल, और तृतीय पराक्रमेश होने का बल, और उच्च के में बैठ जाना, तो एक विपरीत साथी व्यक्ति को कभी, कोई भले वो परिवार का सदस्य हो, कोई ना कोई व्यक्ति को हमेशा अवश्य ही मिलेगा। और व्यक्ति को जीवन में लाभ भले ही ना हो, लेकिन व्यक्ति के पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी, हानि का स्तर भी उतना बड़ा नहीं रहेगा। लाभ भले ही ना हो तो हानि भी उतनी व्यक्ति को नहीं रहेगी।
अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह सप्तम भाव में, पत्नी के भाव में बैठे हैं। ये जरूर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पत्नी के साथ विचारों का मिलाव कम होना, वैचारिक मतभेद, आए दिन कोई न कोई खटपट होना, या जीवन में तनाव होना, क्योंकि शुक्र भी अष्टम स्थान पर बैठ गया, दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल भी छठे स्थान पर बैठ गया है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई हम अलग हो जाते हैं, डिवोर्स पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, विचारों का मिलन बिल्कुल नहीं होना, ये राहु का दर्शाता है। क्योंकि बुध के घर में वो अभी मजबूत है, उच्च के है। क्योंकि कहीं कहीं पे देखो, हम ही लोग ज्योतिष है, कहीं पर हम इसको वृषभ राशि में भी उच्च का मानते हैं और मिथुन राशि में भी उच्च का माना जाता है। बहुत से ज्योतिषी मिथुन राशि में उच्च का, बहुत से ज्योतिषी वृषभ राशि में, तो ये उच्च के ही माने जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और किंतु व्यापार आदि में व्यक्ति को लाभ देते हैं। और यदि राहु का उपाय किया जाए तो दाम्पत्य जीवन बड़े सुखपूर्वक पत्नी के नाम से, व्यापार आदि में भी व्यक्ति फलित हो सकता है। अब अंतिम ग्रह केतु ग्रह। केतु जो कि लग्न में बैठे हैं, पहला भाव, फर्स्ट, वहां पर को बैठ गए। यानी कि सबको प्रभावित करने वाले केतु है। व्यक्ति के दिमाग को घुमाते रहते हैं। सही सिचुएशन में व्यक्ति पहुंचेगा तो छाया का माया जाल, छाया ग्रह है ही, व्यक्ति को ऐसा माया जाल में घुमा देते हैं कि व्यक्ति जहां पर को ठीक सही काम करना चाहिए वहां पर गलत काम कर लेता है। क्योंकि जब तक केतु ग्रह की आराधना, क्योंकि यहाँ पर कोई अपने लिए आराधना मांगते हैं, लग्न पंचम भाग्य दशम, चार स्थानों में ये अपने लिए राहु केतु कुछ न कुछ मांगते हैं। तो यहाँ पर को केतु ग्रह जनित उपाय, रत्न धारण आदि चमत्कारी फल व्यक्ति के लिए देता है। तो केतु ग्रह लग्न में बैठकर यदि केतु ग्रह की आराधना की जाए तो घर का मुखिया, घर को मजबूत करना, या घर में अगर नहीं भी कर होगा तो घर का कहीं ना कहीं अहम सदस्य व्यक्ति रहता है। घर से हमेशा कोई उसको लाभ मिलता है, भले ही उसके लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन है खराब क्यों ना हो, लेकिन घर से लाभ जरूर मिलेगा। तनुभाव है यहाँ पर वो केतु बैठे। केतु बुद्धि के कारक हैं, ऐसा व्यक्ति चतुराई से भी घर से कुछ ना कुछ अपना प्राप्त कर लेता है। तो अब जन्म पत्रिका में देखा जाए भाई, लास्ट निचोड़ क्या है, ग्रह ऐसे हैं क्या, हमें उपाय करने चाहिए कि जीवन हमारा आगे को सुखी बने, भाग्य उज्जवल हो, भाग्य कभी मतलब वो ना हो, डाउन ना हो, या मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा मिले, भूमि जमीन जायदाद का लाभ हमें मिले, मोटर वाहन गाड़ी हमारे पास हो, एक सुखी जीवन हमारे पास हो, बच्चे भी ठीक ठाक सुखी सब कुछ रहे। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं अपने ग्रहों के लिए? तो इसके लिए हमें अपने महत्वपूर्ण ग्रहों को पकड़ना पड़ता है। एक तो कुछ कष्टदायी शुभ ग्रहों में का प्रभाव शुभता के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है। तो शुभ ग्रहों से संबंधित उपाय और अशुभ ग्रहों से संबंधित रत्न धारण करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो क्या उपाय ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा पूर्ण आने वाला जो जीवन है वह सुखमय बीते, और आने वाली दशा महादशा अंतरदशा आदि में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर को हम महादशा निकालना इनका चूक थोड़ा भूल गए हैं, तो उसका हम यहाँ पर को वर्णन नहीं करते, हम सिर्फ इसी का वर्णन करते हैं। अभी यहाँ पर को अगले एपिसोड आदि हम जब लेके आएंगे तो वहां पर कोई इन चीजों का वर्णन हम जरूर करेंगे। तो जातक ने क्या करना चाहिए? जातक ने को सबसे पहले अपने भाग्येश को देखना है। भाग्येश उसका कैसा है जीवन में, क्योंकि उम्र 83 के हिसाब से 40 ईयर हो रही है, तो भाग्य को देखा जाए। भाग्य सूर्य छठे स्थान पर बैठे हैं, तो इनको जगाने के लिए हम माणिक रत्न पहने तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि माणिक कीमती रत्न भी आता है, और दूसरा छठे स्थान पर सूर्य बैठे हैं। अगर सूर्य केंद्र में चतुर्थ स्थान पर बैठे होते तो भी पहना जाता, लाभ स्थान पर बैठे होते तो भी बैठा जाता, दसम स्थान पर बैठे होते तो भी पहना जा सकता था। लेकिन ये स्थान त्रिक स्थान है, यहाँ पर को रत्न पहनना कहीं ना कहीं अपने लिए हानिकारक हो सकता। तो यहाँ पर सूर्योपासना, सूर्य संक्रांति व्रत उपवास, आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य कवच, सूर्य स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्त्रोत आदि का पाठ वाचन प्रतिदिन किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योपासना रामबाण औषधि की तरह कार्य करती है, और व्यक्ति के भाग्य को एकदम से उज्जवल करती है महीने के भीतर। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर को कर सकता है भाग्य को उज्जवल। माणिक हमारे हिसाब से पहनना चाहिए, लेकिन फायदेमंद वो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकता है, एकदम से दिमाग को चम कर सकता है, और छठे स्थान पर रोग भाव में कोई घटना हमारे साथ घट सकती है, हम हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम डाल सकता है।
दूसरा लग्नेश को, पंचमेश की बात फिर करते हैं। पंचमेश बृहस्पति द्वादश में बैठा है, व्यय भाव है, और इसके साथ साथ ही सुखेश भी है। तो यहाँ पर को गुरु ग्रह की आराधना करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सूर्य और गुरु दोनों के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर को पुखराज रत्न जो कि बहुत कीमती आता है, हम कहते हैं कि हमने पुखराज पहना, हमने 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन जो असली पुखराज होता है वो लाखों में आता है। अच्छी क्वालिटी जिसको कि हम कहें कि रिजल्टेड क्वालिटी है, जो शोभा दे। रत्न वो होता है जो हाथ में शोभा दे, वो अपने आप में लगना चाहिए, चमकना चाहिए, तो मन का कॉन्फिडेंस, विश्वास भी बढ़ता है। अब रत्न में ही जान नहीं तो क्या वो फल देगा? व्यक्ति वैसे ही नीरस हो जाएगा। तो रत्न कोई भी हो, जैसे देखिए हमने ही पहना है, मूंगा पहना है, तो भारी रत्न है, दिखने में लगता है पावर मिलती है। और आप देख रहे हैं अवधि में, जब से मूंगे को मैं हमने इसको पहले क्लैपिंग में था, फिर इसको हमने सही करवाया तो ये टच हो रहा है, बिल्कुल जबरदस्त लाभ मिल रहा है। नीली पहनी है, बिल्कुल चमक रही होगी, आप देख रहे हैं। पुखराज पहना है तो चमक रहा है। ये थोड़ा कॉस्टली पुखराज है, लेकिन ये फिर भी पावर है इसमें। लेकिन इससे भी कॉस्टली पुखराज आता है जो कि गोल्ड आदि में बनाया जाए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आदमी को मनोबल को बढ़ाने वाला। तो रत्न ऐसे पहनने चाहिए, भले ही रत्न लाइफ टाइम पहनिए। तो अभी हम लाइफ टाइम रत्नों की, ये लाइफ टाइम पंचमेश लग्नेश भाग्येश, यानी कि पंचमेश लग्नेश भाग्येश राशि स्वामी के रत्न लाइफ टाइम होते हैं, ये पहने जा सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि ये फायदेमंद हो, जरूरी नहीं कि ये फायदेमंद हो, कोई और रत्न फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि इस जन्म पत्रिका में हम देख रहे हैं, आने वाले समय में निकल सकता है कि कोई अन्य रत्न फायदेमंद हो। तो पंचमेश की हमने भाग्येश की बात कर ली, बृहस्पति द्वादश में बैठे हैं तो व्ययकारी, व्यसनकारी, कुछ इस तरीके की, बुद्धि को हिला देंगे, बुद्धि के स्वामी है। तो यहाँ पर को गुरु ग्रह आराधना, अब घर में पौर्णमासी के दिन या किसी गुरुवार के दिन ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण आदि की कथा करवाना, और नित्य नियमित विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नामावली जो है उसका वाचन करना, तो बड़ा फायदेमंद रहेगा। ये कई बुरी जगहों पे जाने में, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो कि अदृश्य समस्याएं हैं जिनमें हम फंस सकते हैं, जो परसों नरसों में उन्हें घटने वाली समस्याएं समझ के चलिए, कोई 1-2 महीने बाद घटने वाली समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में से यह बचाएगा हमें, गुप्त समस्याओं से। तो इसलिए इनका नाम ही लेना शुभ रहेगा। और इसके अतिरिक्त पंचम भाव में पंचमेश मंगल जो कि छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और साथ में व्ययेश हैं, गुरु बैठे हैं उनके घर में, व्यय के स्वामी है। तो यहाँ पर को लाल मूंगा पहनना आदि हितकर नहीं रह सकता। हनुमान जी की आराधना, मंगलवार का उपवास करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 5 बार नियमित हनुमान चालीसा पढ़ना, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ गुरु के लिए और सूर्य के लिए करना जातक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अब भाई जातक कहेंगे भाई हमें रत्न कौन सा पहनना चाहिए जो कि हमें फायदा दे? भाई आप तो रत्न की बात ही नहीं कर रहे। अब रत्न की बात के लिए हमारा वही एपिसोड बार बार याद आता है, जिसके लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में राहु या केतु बैठ जाए तो आंख बंद करके उनका रत्न पहनना चाहिए। अब और जब इनका रत्न पहनने की स्थिति में होता है तो अन्य ग्रहों की स्थिति कोई अच्छी नहीं होती है जिनके रत्न हमने पहनने चाहिए। एक चीज के रत्न हम भूल रहे हैं, पंचमेश, ये पंचमेश कह रहे हैं, सॉरी, राशि के स्वामी शनि जो कि उच्च के हैं। अब इनका रत्न तृतीयेश भी है और राशि के स्वामी है धनेश है। इनका रत्न पहनने की जरूरत ही क्या है भाई? शनि तो उच्च के है, उन्होंने उतना ही फल देना है जितना वो दे सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है। अब जब राहु और केतु के रत्न पहनने की स्थिति होती है, अभी देखिए केतु का रत्न जातक को लहसुनिया पहनना चाहिए, लेकिन अन्य रत्न की स्थिति क्या है? सूर्य भाग्य होकर कोई अच्छे स्थानों पर बैठा होता तो माणिक फायदा देता, सूर्य यहाँ डाउन, बृहस्पति यहाँ डाउन, मंगल यहाँ डाउन, ये एक बहुत विशेष बात होती है। इसीलिए राहु केतु के रत्न फायदेमंद होते हैं। ज्योतिष का एक ऐसा गणित था, बहुत कम परिस्थिति में कोई इनमें से पंचमेश लग्नेश भाग्येश में से एक ग्रह अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर को राशि के स्वामी एक विशेषता है कि उच्च के हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केज भी है, लेकिन यहाँ पर को लाभ भाव में कभी कोई ग्रह खराब फल नहीं देता, तो एक बल मिला हुआ है। तो लेकिन फल उतना ही देना है उन्होंने जितना उनके पास है, फल यहाँ से प्राप्त होना है केतु से। केतु ग्रह अगर हमारे अनुकूल हो जाए तो हमें जीवन में सब कुछ दे सकते हैं, बाकी अन्य चीजों के लिए हम यह उपाय कर लें। तो केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना, और भगवान गणेश की आराधना की जाए
तो बुध ग्रह जनित फल भी हमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम केतु ग्रह के लिए रत्न धारण कर लेना चाहिए, जो कि सबसे सरल समाधान है। हम कुछ अन्य चीज भूल जाए, कभी समय ऊपर नीचे हो जाए या नहीं हो पाए किसी परिस्थिति में, रत्न उस चीज की पूर्ति करता है, या रत्न एक प्रकार से सब चीज का पूरक है। तो इस जन्म पत्रिका में लहसुन या रत्न बनता है ज्योतिष के शास्त्रानुसार, और लहसुन या चमत्कारी रत्न है, और इस जातक को हर प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाकर एक सर्व सुखी जीवन की ओर वो लेके जाएगा। साथ ही साथ जो आराधनाएं विष्णु सहस्त्र स्त्रोत नियमित अगर सूर्योपासना हो जाए, या धर्म पत्नी द्वारा सूर्य संक्रांति उपवास व गुरुवार उपवास हो जाए, और पौर्णमासी उपवास हो जाए, घर में इस तरीका का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, स्वयं द्वारा मंगल की आराधना की जाए, और नियमित भगवान गणेश की एक माला 5 बार हनुमान चालीसा नियमित पढ़ा जाए, तो अवश्य ही चमत्कारी तौर पे लाभ। और लहसुनिया रत्न, लहसुनिया रत्न यहाँ पर को 13 कैरेट और कम से कम 21 कैरेट का जातक को बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में क्यों पहने जाते हैं, किस लिए पहने जाते हैं, आप एपिसोड देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी। बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की रात्रि 7:30 से 8:30 के बीच में पहनना चाहिए। अच्छा मुहूर्त है, रात्रि में ही पहने जाते हैं। दिन में ग्रहण दोष बढ़ जाता है, तो रात्रि अंधेरे में धारण करना चाहिए। तो वहां पर को धारण करिए, करना चाहिए इस जातक को। और कोई अन्य की परिस्थितियां ऐसी हैं, तो उन्होंने भी अपने पंडित जी को दिखाकर कितने कैरेट कितने रत्ती का रत्न धारण करना है पता लगाकर धारण करना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर को फिर आती है कि भाई रत्न में हम बार बार कहते हैं कि 12 कैरेट से ऊपर का पहनना चाहिए, 12 कैरेट से नीचे के रत्न फलदायी होते ही नहीं है। लेकिन हमें यह प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये बाहरी रत्न जो होते हैं फौरन चले जाते हैं विदेशों में, इनकी काफी डिमांड होती है। यहाँ पर को मतलब रहते हैं बहुत कम मात्रा में, हमारे यहाँ जो प्रचलन में है 3 कैरेट, 3.25, 5.25, 7.25, 8.25, 10 कैरेट से ऊपर का आपको मिलेगा नहीं। लेकिन वो पहने तो अच्छी क्वालिटी में, तब वो कहीं इफेक्टफुल, नहीं तो खाली शो पीस बन के रहते हैं। रत्न पहनने चाहिए कम से कम 12 कैरेट से ऊपर। और यदि जो उपरत्न तो पहनने ही चाहिए, वो तो 20, 30, 32 तक भी चले जा सकते हैं, किंतु रत्न भी 12 कैरेट से ऊपर। और कुछ रत्न परिस्थितिवश 10 कैरेट से नीचे भी होते हैं देखा जाए तो। यहाँ पर को अगर देखा जाए इतने कम इसको भारी 12 कैरेट से नीचे, जैसे नीलम है, पन्ना है, माणिक है, पुखराज है, ये नीचे जा सकते हैं। बाकी रत्न ऊपर को जितना ज्यादा पहना जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो हमने संक्षिप्त इसका हमने विवेचन किया पत्रिका का। संभवतः को बहुत सी चीजें ज्योतिष शास्त्र में छूट जाती है, ये समंदर है, हर चीज पूर्ण नहीं हो पाती, फिर भी हमने इनके एक सामान्य विवेचन कर यह निकाला कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किन ग्रहों का उपाय करना चाहिए दशा महादशा के अनुसार। फिर बाकी जन्म पत्रिका में और भी होता है, हमने बताया कि अगर हम एक एक ग्रह का बहुत बारीकी से वर्णन करना शुरू करेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर एक सामान्य हमने वो निकाला। हाँ, एक चीज और इसमें निकल के आएगी। अब लहसुनिया तो हमने पहन लिया, इसके बाद क्या हम कोई और रत्न भी हम पहन सकते हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर को कौन सा रत्न निकल के आएगा जो 2-4 ग्रहों से संबंधित हो? तो जो ज्योतिष हमारे से जो पहले से एपिसोड देख रहे हो अपने आप समझ गए होंगे। यहाँ पर को रत्न निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमने धारण किया हुआ है वो रत्न है व्हाइट कोरल। अब क्यों? देखिए, चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए, बृहस्पति के लिए, शुक्र के लिए। चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं, बृहस्पति व्यय भाव में, शुक्र अष्टम में, मंगल छठे में। तो इन चारों से संबंधित फल देने के लिए सफेद मूंगा बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर को देगा। बशर्ते कि पहले लहसुनिया पहना जाए, उसके बाद सफेद मूंगा धारण किया जाए। तो दूसरा रत्न सफेद मूंगा इस जन्म पत्रिका में बनता है ऐसे जातक का। और संभवतः हमने इनको यही बताया भी होगा, हमें स्वयं ध्यान नहीं है, यह बहुत पहले फरवरी में, ये जनवरी या दिसंबर के आसपास दिखाई पत्रिका होगी, क्योंकि हम वेबसाइट के एपिसोड इस बीच लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो संभवतः यही समय रहा होगा, हमें भी ध्यान नहीं है। तो ये दो रत्न ही हमने इनको सजेशन दिया होगा। तो सफेद मूंगा भी यह पहन सकते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट राइट टाइम के लिए। बाकी कोई ये नहीं, इनको पुखराज, मूंगा या माणिक पहनने की कोई जरूरत नहीं, नीलम पहनने की तक कोई जरूरत नहीं। शनि तो वैसे भी बैल है, शनि के लिए तो सामान्यतः आदमी उनके और अन्य उपाय करे, पवित्रता का ध्यान रखे, शनिवार के दिन दान आदि करे, काले कौवे काले कुत्ते को रोटी आदि खिलाए। और जो दान योग्य व्यक्ति हमें मिलते हैं उनको दान देना।
तो आप जरूर हमें बताइएगा कि हमारा विवेचन आपको कैसा लगा। ज्यादा लोग तो इसको देखते नहीं है, लेकिन देखना चाहिए। कैसे निकल के आते हैं रत्न, और अपनी पत्रिका अवश्य ही अपने गुरुजियों को दिखानी चाहिए। तो अब पत्रिका दिखाने का शुल्क तो अवश्य ही होता है, तो इसलिए। और हम तो कहते हैं कि हर 6 महीने साल भर में अपनी पत्रिका अवश्य खुलवानी चाहिए। तो विवेचन कैसा लगा जरूर हमें बताइए। पसंद आया है तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर भी आप इसे कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त यह आपके काम ही आएगी। तो मिलेंगे ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।